अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा जो न्यू लेक्चर है वो है जो हम बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स पढ़ रहे थे। उसमें जो हम पढ़ रहे थे उसमें उसके टारगेट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर जो टारगेट्स हैं एशियाई एशियाई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, इसमें ऑलमोस्ट 20 टारगेट्स हैं। तो हमें ये टारगेट जो है ना वन बाय वन पढ़ने हैं। पहले जो हमारे पास टारगेट है वो है अवेयरनेस इंक्रीज्ड, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो लोकल पीपल हैं या गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। ठीक है, एड्रेस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर कौन कौन से लॉस हो रहे हैं, उसकी क्या काजेज हैं, और उसकी जितनी भी मेन स्ट्रीमिंग है बायोडाइवर्सिटी की उसको बताया जाए, गवर्नमेंट और सोसाइटी को उसके बारे में अवेयर किया जाए। दूसरा हमारा जो टारगेट आ जाता है वो है बायोडाइवर्सिटी वैल्यू इंटीग्रेटेड। बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन जो होता है बायोडाइवर्सिटी की, ये हमें इकोनॉमिक प्रोसेस में ये हमें अलाउ कर रही है कि हम जितने भी बायोडाइवर्सिटी से कोई भी बेनिफिट हम इंजॉय करें, हम वो इंजॉय करें और इन इंजॉयबल बेनिफिट्स को अचीव करें। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या आ जाता है कि इसके बारे में इसलिए भी हमें जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसके बारे में फिर हमें गवर्नमेंट और इनको बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, ताकि बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज जो है ना इनको इंटीग्रेट किया जा सके। देन हमारे पास जो तीसरा कंसेप्ट है, तीसरा टारगेट है वो है इंसेंटिव रिफॉर्म, यानी कि जिससे जितना भी लॉस हो चुका है उनको रिफॉर्म करने के लिए जो लॉस हुई है या इनके अंडरलाइन क्या रीजंस हैं उनको भी गवर्नमेंट और सोसाइटी को फिर बताया जाए। देन हमारे पास आ जाता है सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। बायोडाइवर्सिटी से कोई भी प्रोडक्शन हो रही है या कंजप्शन हो रही है तो उसको भी एक टारगेट अचीव किया जाए, उसके लिए जितने भी अंडरलाइन बायोडाइवर्सिटी लॉस है, स्टीम बायोडाइवर्सिटी गवर्नमेंट और सोसाइटी को जो है ना वो बताया जाए, उनको एड्रेस किया जाए। हैबिटेट लॉस हार्ड और रिड्यूस, जितना भी हमारे पास हैबिटेट है लॉस हो चुका है, आधा रह चुका है या किसी भी कम या किसी भी हद तक वो रिड्यूस हो चुका है, उसको रिकवर किया जाए। ठीक है, रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोमोट सस्टेनेबल यूज। ठीक है, कि जितना भी डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसको रिड्यूस किया जाए, फिर उसके बाद उसका सस्टेनेबल यूज किया जाए। जब हम बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे और उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हैबिटेट को डिस्ट्रॉय लाइक हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय ना करें, हम जितना भी फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं या कोई भी नेचुरल हैबिटेट यूज कर रहे हैं या किसी भी तरह हम उसको अपनी यूटिलाइजेशन में लेके आ रहे हैं, तो उसको एक सस्टेनेबल वे से सस्टेनेबल तरीके से अपनी यूटिलाइजेशन में लेके आए, ताकि उसका जो है ना वो डायरेक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी पर ना पड़े, और जितना भी हमारा जो हैबिटेट लॉस हो रहा है वो हैबिटेट लॉस ना हो। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मैरीन लिविंग रिसोर्सेज। इसके बाद हमारा जो मैरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं, मैरीन के अंदर रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो उनको जो है ना की भी मैनेजमेंट की जाए, रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज, यानी कि हमारी जो मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, कोई भी फ्लोरा एंड फाना की स्पीशीज हैं, उनको जो है ना सस्टेनेबल उनका भी यूज किया जाए, उनको भी जो है ना वो अच्छे तरीके से यूजिंग में लेके आया जाए, उनको भी डिस्ट्रॉय ना किया जाए। देन हमारे पास जो सेवंथ टारगेट है, सेवन टारगेट हमारे पास है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इसके बाद जो एक्वाकल्चर और फॉरेस्ट्री के ऊपर है उनको भी सस्टेनेबल यूज किया जाए। हम कोई एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज कर रहे हैं, हम उसके लिए उसको सस्टेनेबल वे से यूज करें। जो हम एक्वाकल्चर अगर कर रहे हैं यानी कि पॉन्ड कल्चर या किसी भी तरह का हम एक्वाकल्चर कर रहे हैं या फॉरेस्ट्री में कोई काम कर रहे हैं, तो हमें भी वो एक मैनेजेबल वे में यूज किया जाए। लाइक अगर हम कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम वो रिसोर्स दोबारा से वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करें, हम डायरेक्ट जो प्रेशर है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी पे उसको ना किया जाए, खराब किया जाए, या उसको ना जो है ना वो खत्म किया जाए। इस तरह हमारी ये जो ओरिजिनल रिसोर्सेज हैं वो जाया होने से बचेंगे, और हमारा ये टारगेट तब अचीव होगा जब हम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके साथ और जितनी भी हमारी ये
इसको इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है या कोई भी एनजीओ काम कर रही है, तो उसको जो है ना सस्टेनेबल यूज में लेके जाए ने इस तरह इनको सस्टेनेबल तरीके से यूज करने से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोमोट सस्टेनेबल यूज। पोल्यूशन को रिड्यूस करने से क्या होगा कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी लाइफ है वो इंक्रीज होगी। देखो अगर पोल्यूशन इंक्रीज होगा तो हमारा जो प्लांट फ्लोरा है वो फ्लरिश होगा। इसके बाद अगर मैरीन पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारी जो फिशेज हैं उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इसके बाद अगर हमारी लैंड पोल्यूशन को हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी जो फॉरेस्ट है या इनमें ज्यादा इजाफा होगा, ठीक है। हमारी लैंड जो है ना वो बैरन लैंड की तरफ कन्वर्ट नहीं होगी, जो डिफरेंट पोल्यूशन की वजह से, लैंड पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से वो लैंड खराब होती जा रही है। तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जितने भी हमारे पास ये पोल्यूशन है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। पोल्यूशन बेसिकली सीवियरली इफेक्ट कर रही है हमारे डिफरेंट जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल हैबिटेट हैं उनको, हमारे प्लांट्स को ही खत्म करती जा रही है, हमारे लैंड को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इसको अगर हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे तो हम बायोडाइवर्सिटी पे एक जो प्रेशर पड़ा है उसको रिड्यूस कर सकेंगे और फिर हम इसका सस्टेनेबल यूज कर सकेंगे। देन जो 8 9 टारगेट्स है वो है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल। इसके बाद जो एलियन स्पीशीज हैं उनको अपने एरिया में नहीं लेके आया जाना चाहिए और उनको जो है ना अपने एरिया में लाने के लिए कंट्रोल मेजर्स करने चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास ये कॉमन सा प्लांट है, शायद आपने नाम सुना हो, जो यूकलिप्टस का प्लांट है जिसको सफेदा भी बोला जाता है। ये एक एलियन इन्वेसिव स्पीशीज है जो कि हमारे बेसिकली एरिया की नहीं है, वो किसी और एरिया की है। वो अब पाकिस्तान वो हमारे एशिया में आई है, हमारे एरिया में आई है। इसने हमारे एरिया को किस तरह खराब किया है कि ये हमारे एरिया के जितना भी, एक तो एक बहुत लेंथी प्लांट होता है तो उसी तरह इसके रूट्स भी बहुत लेंथी होते हैं और ये वाटर इनटेक बहुत ज्यादा करता है। तो ये क्या कर रहा है कि हमारे जो वाटर इनटेक है ना बाकी जो प्लांट्स के लिए होता है या हमारे जो वाटर टेबल है उसको ये जिस एरिया में ये सबसे ज्यादा है ना तो उस एरिया का वाटर जो बैलेंस है ना उसको वाटरी उसको जो है ना ये बहुत ज्यादा रिड्यूस करता जा रहा है। तो हमें जितनी भी अगर हम कोई भी बाहर से स्पीशी लेके आते हैं, लाइक मैंने ये भी प्लांट की बात की है, तो अगर हम प्लांट की भी कोई स्पीशी अपने एरिया में लेके आते हैं तो हमें देखना चाहिए कि उस एरिया की उस स्पीशी का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या रोल होगा। इसी तरह अगर हम कोई ऐसी एनिमल स्पीशी भी अपने एरिया में लेके आते हैं तो उसका देखना चाहिए था कि उसका इफेक्ट हमारी अपनी जो बायोडाइवर्सिटी उस पर किस तरह होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी को वो किस तरह लेगा या किस तरह हमारी बायोडाइवर्सिटी पे वो इफेक्ट करेगा। तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को प्रिवेंट करना चाहिए। इन्वेसिव मतलब जो कि आके तबाही मचा दें उन स्पीशीज को फिर प्रिवेंट किया जाना चाहिए। प्रेशर और वल्नरेबल इकोसिस्टम रिड्यूस। इसके बाद जो प्रेशर आ रहा है हमारे इकोसिस्टम पे उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। अब हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे इकोसिस्टम पे क्या चीज प्रेशर डाल सकती है कि बहुत ज्यादा अगर इकोसिस्टम है, ग्रेजिंग इकोसिस्टम है, तो वहां पे अगर बहुत ज्यादा ग्रेजर एनिमल्स को छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, वो उस एरिया में सारी जो फॉरेस्ट्री है या ग्रीनरी है या ग्रास लैंड है उसको खत्म कर देंगे। इसी तरह डिफरेंट जो एरियाज हैं जहाँ पे इसी तरह के एनिमल्स करें जो उस एरिया को सीवियरली अफेक्ट करें, वल्नरेबल प्रेशर डाल दें इस इकोसिस्टम पे, इकोसिस्टम पे इतना प्रेशर डाले कि वो दोबारा से उसको रिकवर होने में टाइम लगे, ठीक है। तो उसको जो है ना रिड्यूस करना चाहिए और ये फिर जाहिर सी बात है वो रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी और उसका फिर सस्टेनेबल भी किया जाए। देन है प्रोमोट प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्रीज एंड इम्प्रूव। और फिर इसका एक और टारगेट भी था कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको इंक्रीज कर देना चाहिए और जो ऑलरेडी अवेलेबल प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको इम्प्रूव कर देना चाहिए, न्यू भी बनाने चाहिए और जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको भी इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूव मीन उनके अंदर जो जितनी भी अगर हमने कोई लॉज बनाया उनको रेगुलेट कर देना चाहिए, कुछ अगर हमने कोई मैनेजमेंट प्लान बनाया तो उनको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ताकि हमारे पास एक ऐसा सेफ गार्डिंग इकोसिस्टम हो जहाँ पे स्पीशीज की जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ना वो सेफ गार्ड है,
जैसे कि हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, ये क्या है, ये सारे हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर हमारी जो स्पीशीज हैं वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटेक्टेड रहती हैं। वहाँ की एक बाउंड्री बना दी जाती है, वहाँ पे लोगों को जो है ना वो आना इनहिबिट कर दिया जाता है। वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज चल रही होती हैं उन एक्टिविटीज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ताकि जितने भी स्पीशीज है ना वो अपने नेचुरल इकोसिस्टम में अपने वे से रहें। इसके अलावा मजीद भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप देखें कि कोई नेचुरल इकोसिस्टम है, कोई नेचुरल एनिमल है, वो उसकी हैबिटेट है और वो नेचुरल एनिमल या नेचुरल डाइवर्सिटी रिडक्शन की तरफ जा रही है, तो वहाँ पे फुल तौर पे कोई प्रोटेक्टेड एरियाज बना देना चाहिए, नेशनल पार्क बना देना चाहिए, ताकि हमारे पास उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सेफ गार्ड फॉर्म में रहे। देन है एक्सटेंशन प्रिवेंटेड। इस तरह बेसिकली हमने जो पिछली स्लाइड पढ़ी है प्रोटेक्टेड एरियाज को बना, इससे भी हम एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए भी हमें अगर कोई हम नेचुरली एक्सटेंट स्पीशीज देखते हैं कि ये अब एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, थ्रेटेंड स्पीशीज देखते हैं, तो उसको हम इन सीटू जो है ना वो रिजर्व कर सकते हैं, उसका नंबर जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह भी हम अपने नेचुरल जो इकोसिस्टम है उसकी बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। genetic diversity को maintain to improve the state of biodiversity by safeguarding ecosystem species and genetic diversity। genetic diversity को हम कैसे maintain रख सकते हैं, इसी तरह हम maintain रख सकते हैं जब हम protected areas बनाएंगे, extinct जो species हो रही हैं उनको prevent करेंगे, तो हमारे पास एक animal की genetic diversity रहेगी। देखिए अगर हमारे पास बहुत कम animals रह जाते हैं, लाइक कोई एक एनिमल है उसके लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि एक स्पीशी है, उसके टोटल हमारे पास 100 एनिमल्स थे। अब वो जब 100 एनिमल्स आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है जितने भी उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे उनके अंदर सारे के सारे 100 एनिमल का जेनेटिक मटेरियल आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी मौजूद है, बट ड्यू टू सम रीजन वो एनिमल्स जो है ना वो एक्सटेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, वो एनिमल्स जो है ना वो खत्म होते जा रहे हैं और अब कोई उस एनिमल की जस्ट 5 स्पीशीज रह गई हैं। अब जब हम उन 5 स्पीशीज को रिड्यूस अब हम उन 5 स्पीशीज को अगर प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं और उन 5 स्पीशीज मीन्स के अंदर प्रिजर्व कंडीशन में हम उनको रिप्रोडक्शन भी करवाते हैं, हम उनको जो है ना मेंटेन भी रखते हैं, फिर क्या होगा, वो एनिमल का नंबर तो हम इंक्रीज कर सकते हैं बट उसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। हो सकता है वो जो 95 एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उनका जीन्स या उनका जो जीन पूल वो ज्यादा अच्छा हो बनस्पत जो 5 रह गए हैं उनके। तो अगर हम एनिमल्स को अभी ही अलार्मिंग सिचुएशन से पहले हम अपने टारगेट्स अचीव कर लें तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज की वो मेंटेन रहेगी। तो ये समझा, इकोसिस्टम एज एसेंशियल सर्विसेज सेफगार्ड। इसके बाद इकोसिस्टम की जितने भी एसेंशियल सर्विसेज सेफगार्ड हैं ताकि बेनिफिट्स टू ऑल फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इनहेंस किया जाए। ठीक है, जितने भी हम सेफगार्ड सिस्टम बना रहे हैं इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हैं तो उन सिस्टम को सेफगार्ड और सर्विसेज को ज्यादा बेटर बनाना चाहिए। देन है इकोसिस्टम रिस्टोर्ड एंड रिजिलियंस इनहांस। इकोसिस्टम को जब हम रिस्टोर करेंगे तो रेजिलिएंट होता है। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है कि कम बैक करने की इसके अंदर जो एबिलिटी होती है ना वो ज्यादा हो जाती है। एनहांस बेनिफिट टू ऑल फॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर, यानी कि इन चीजों को भी इनहेंस कर देना चाहिए। यही हमारे पास एशियाई टारगेट है, उसका टारगेट 15 है हमारे पास। देन है नगोया प्रोटोकॉल इन फोर्स एंड ऑपरेशनल enhance the benefit from ये let me tell you what is ये हमारे पास नगोया प्रोटोकॉल है। ये क्या है, नगोया प्रोटोकॉल अप्लाइज टू जेनेटिक रिसोर्सेज ट्रेडिशनल नॉलेज जो एसोसिएट होता है इन जेनेटिक रिसोर्सेज की एंड बेनिफिट्स जो यूटिलाइजेशन हम करते हैं जेनेटिक रिसोर्सेज की और को अप्लाई करता है। बेसिकली ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिसर्च और कलेक्शन जो सॉर्टिंग ऑर्गेनिज्म लाइफ है इस पे काम कर रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या करता है, ये जेनेटिक जो रिसोर्सेज एनिमल्स की इनको बेसिकली इनफोर्स में लेके आता है, बेसिकली इन प्रिजर्व करता है। यानी कि हमने जो पिछली जो स्लाइड पढ़ी है जेनेटिक वाली उसको मेंटेनेंस में ये रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एनसी। ये जो हमारे पास एन
BSAP है। ये क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। ये भी क्या है? एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफरेंट कंट्रीज ने अडॉप्ट की है किसको कंजर्व करने के लिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। इसमें होता है क्या, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये डेवलप कौन डेवलप करता है? गवर्नमेंट या जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, सिविल सोसाइटी होती है, ये इसको कर रही है। इसका एम क्या होता है कि अचीव करें बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को, सस्टेनेबल यूजेस एंड इक्विटेबल शेयरिंग और बेनिफिट्स, ये सारे इसके रूल्स हैं बेसिकली हमारे पास इसके नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड रिस्पेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड। इसको भी करना चाहिए इनहांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटेड प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज इंप्रूव कर देना चाहिए, शेयर्ड एंड उसको फिर अप्लाई भी कर देना चाहिए। ठीक है। ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज इंक्रीज्ड, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी इंक्रीज कर देना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था जब हमने टॉपिक पढ़ा है, वो था कार्टिजिना प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था कार्टिजिना प्रोटोकॉल क्या होता है कि कार्टिजिना प्रोटोकॉल बाय सेफ्टी ऑन टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बाय सेफ्टी एज अ सप्लीमेंट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कब से इफेक्टिव है? सिंस 2003 से। इसमें प्रोटोकॉल में क्या किया जाता है कि जो पोटेंशियल रिस्क आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से उनको रिड्यूस किया जाता है और उनकी कंजर्वेशन पे काम किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक की मैं कंप्लीट भी आपको सेंड करूंगी, इसको आपने पढ़ना है और हो सकता है मैं इसका आप लोगों से ऑनलाइन टेस्ट भी लूं। ठीक, अल्लाह हाफिज।